हमारी सेना जो है 21 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर जा चुकी है। लेकिन इस बारे में कुछ आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं है। नहीं, आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन मैं इंटरनली जुड़ा हुआ हूँ। अभी एक बुक आई है, अमेरिकन राइटर की बुक है। उन्होंने कहा कि अब तक 10 करोड़ हिंदुओं का, सनातनियों का जेनोसाइड जो है इस्लामिक लोगों ने किया है। आप कहेंगे तो मैं राइटर कौन है? मेरा अमेरिकन राइटर है, आप गूगल कर देख लीजिएगा। बुक का नाम या कुछ पता चल जाए तो मैं मुझे अभी याद नहीं रहा। इन तमाम सालों में भारत में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। भारत सरकार क्या करती रही है कि इसके बावजूद कि इतना कुछ यहाँ नृशंस चल रहा है, इतना डिक्लाइन है नंबर में हिंदुओं के, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें उन लोगों की तरफ दोस्ती का ही हाथ रखी हुई हैं और करोड़ों रुपए उनको दिया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी जो अंग्रेजों के द्वारा जो प्लांटेड थे, ये गांधी और नेहरू। आप मुस्लिम हैं, लेकिन आपने अपने नाम में पंडित जोड़कर पंडित नेहरू, तो चलिए वो तो चले गए। उसके बाद इधर पिछले 20-30 साल की बात करते हैं कि उनके बाद में तो हमारी अब देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, तो ये इन लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? जवाहरलाल नेहरू जी भी जाते हैं मजार पर, फिर मिसेज गांधी भी जाती हैं बाबर के मजार पर अफगानिस्तान में। और अभी मिस्टर राहुल विंसी उर्फ मिस्टर राहुल गांधी, वो भी गए। वो तो बीजेपी के नेता भी जाते हैं, आडवाणी भी गए पाकिस्तान। मेरी बात सुन लीजिए। जो एजुकेशन मिनिस्टर कैबिनेट का उन्होंने बनाया, वो एक अनपढ़ जाहिल आदमी, अरब से, मक्का मदीना का था वो आदमी। कौन? जो फर्स्ट जो आदमी यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी। वो तो एक फ्रीडम फाइटर थे, ऑलरेडी काम कर रहे थे इन लोगों के साथ। आप तो चेक तो करो उनकी रियलिटी, कौन है, हु इज दिस मैन, कहाँ से आए। अब आप 2 दिन आप कि भारत को कैसे टुकड़े में बांटा जाए इस्लाम के मजहब के नाम पर, ये क्या तरीका है भाई? सर ये सारी चीजें अब देखिए हिंदुस्तानियों को पता है। अभी जो फिलहाल हमारा ज्वलंत मुद्दा है वो बांग्लादेश का है। अब मैं लिंक कर रहा हूँ। 20 मिनट तक बात करने के बाद हमें उस पर आ जाना चाहिए। कुरान जो है वो बेसिकली अभी जितनी भी कारनामे या वहशीपन दिखाया जा रहा है आपको बांग्लादेश में, वो कोई नई बात नहीं, उसको तो होना ही था और आगे भी होता रहेगा, ये भी जान लीजिए, पूरी दुनिया में होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट उसका अपवाद। कुरान की आयत है सूरा 4 निशा आयत वर्सेस 56। लिखा हुआ है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीबन हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे और जब उनकी खालें जल जाएगी तो रमजान महीने के बाद जो है घात लगाकर जो है उनको पकड़िए, मारिए, काटिए, लूटिए। तो मार काट क्यों नहीं कर पाते हैं? इस्लाम तो हमारे देश में भी फॉलो होता है, लेकिन हर साल आता है वो रमजान, और उसके बाद यहाँ तो मुस्लिम वो काम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं सोशल कॉपीराइट। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट ध्रुव कुमार जी, जो देश के संवैधानिक मुद्दों पर अपना जो कानूनी नजरिया है वो सालों से पेश करते आए हैं और आज हमारे साथ हैं। कई जरूरी मुद्दों पर उनसे हम बातचीत करेंगे और कानूनी पहलू जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अब जब इंटरनेशनल चूंकि पीस और बाकी कामों से आप जुड़े रहे हैं, तो एक शुरुआत हम इसी सवाल से करते हैं कि बांग्लादेश में जो हालिया घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश में तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कोई बात ही नहीं है, समझे। ये तो इट्स ए फेल्ड स्टेट टोटली। और वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात आप कहें, तो बांग्लादेश जब 1971 में
अलग हुआ पाकिस्तान से, एज ए ईस्ट पाकिस्तान कह लीजिए या बांग्लादेश बाद में कहा गया, तो यहाँ पर मूल रूप से एक कॉन्सेप्ट जगह था कि सेकुलर बांग्लादेश बनेगा, जहाँ पर कोई भी धर्म के तहत जो है उन्माद जो पाकिस्तान में हो रहे थे वो ना हो। लेकिन धीरे धीरे उसको जो है एक नया सेक्शन जोड़ा गया संविधान में, आर्टिकल 2A। हाँ, तो आर्टिकल 2A जो संविधान में आया वो मूल रूप से जो है मोहम्मद की जो मदीना की जो चार्टर जो तैयार की गई थी, जो जिसमें ये था कि किसी तरह जो है जब मतलब सिर्फ उसमें एक कबीला जो है किस तरह से अपने चीज़ों को प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया में मार देश डाट कर कर जो है अपनी वर्चस्व को कायम करे, समझे ना। तो वो उसी तरह का एक वो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट राष्ट्र के रूप में इसको सेक्शन 2 आने के बाद जो है वो घोषित किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट्स और ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो फिलहाल फर्क दिख रहा है बांग्लादेश में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश जो है जैसा कि मैंने बताया ये फेल्ड स्टेट है, बिकॉज बांग्लादेश एक फंडामेंटलिस्ट और फैनेटिक स्टेट के रूप में अपने को पहले तो सबसे बड़ी भूल थी, सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी पहली भूल नेहरू ने किया कि भारत से एक इस्लामिक राष्ट्र को अलग किया, इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान दिया। फिर दूसरी भूल जो है मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने किया कि उसे और सबल बनाकर एक दूसरे इस्लामिक राष्ट्र को जन्म दिया, बांग्लादेश। लेकिन उस समय उसका वही कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं कि इस्लामिक नहीं होने का था, लेकिन इंटरनली तो सारे वही लोग हैं और रादर बांग्लादेशी आप देख रही हैं कि ज़्यादा क्रुएलिटी के साथ हिंदुओं को मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। हाँ, तो ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है 1941 से लेकर अभी तक वहाँ जो हिंदुओं की दशा क्या रही है, देख सकती हैं। जी बताइए आप। मैं इसके पहले की बता देता हूँ, बिकॉज अब तक तो वायलेंस की दृष्टिकोण से देखिए तो 3000 से ज़्यादा इंसिडेंट जो है बांग्लादेश में वायलेंस का हो चुका है हिंदुओं के खिलाफ। जी हाँ, अगर आप चाहें तो इसे कोट भी कर सकती हैं। बिल्कुल। 1901 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या थी 33%, ठीक है, 33%। फिर 1941 में ये घटकर 28% आ गई। फिर उसके नीचे 1974 में सर्वे हुआ तो 13.5% आ गई, बहुत ही कम है। हाँ, फिर 2001 में सर्वे हुआ 9.6% आ गई। फिर 2011 में सर्वे हुआ, हिंदुओं की संख्या में बता रहा हूँ, पॉपुलेशन में 8.5% आ गए, 8.54%। 2022 में फिर सर्वे हुआ 7.9% आई। ये तो बहुत जबरदस्त डिक्रीज है। हाँ, डिक्लाइन होता जा रहा है, और 2025 जो अभी लेटेस्ट में बता रहा हूँ वो 3 पॉइंट्स के आसपास है, जो और इन टोटल अगर आप देखिए तो करीब 1 से 1.5 करोड़ के बीच में मात्र हिंदू वहाँ बचे हुए हैं। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ लगातार जो है बांग्लादेश में घात प्रतिघात चला आ रहा है, और उसमें डिजाइन, नेफेरियस डिजाइन ये है कि किसी तरह से बाहुक और बाइक्रुक जो है इन हिंदुओं को या तो कन्वर्ट कर दिया गया मुसलमान बनने के लिए, या फिर जो है उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया गया कि बांग्लादेश छोड़कर भागो तुम, या फिर खुद हिंदू भाग गए, बिकॉज जिस तरह की जो है आप देख सकते हैं कि इनसिक्योरिटी का माहौल है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, उनको सेफ्टी फील नहीं कर रही हैं, उनके साथ लगातार असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, रेप हो रहे हैं, इस तरह की कई घटनाएं लगातार, मतलब आप समझिए कि इनह्यूमन एक जो एटीट्यूड और जो बिहेवियर है वो बांग्लादेश
के जो फंडामेंटलिस्ट जो है बिल्कुल, इस्लामिस्ट ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं इसको देखने के बाद सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि इन तमाम सालों में भारत में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। भारत सरकार क्या करती रही है कि इसके बावजूद कि इतना कुछ यहाँ नृशंस चल रहा है, इतना डिक्लाइन है नंबर में हिंदुओं के, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें उन लोगों की तरफ दोस्ती का ही हाथ रखी हुई हैं और करोड़ों रुपए उनको दिया जा रहा है उनके देश में जब जब चीजों की डिमांड होती है। और इसके जस्ट पहले तक जो वहां पर सरकार थी उसको तो बहुत ही ग्लैमराइज किया जाता था, उनका तो सपोर्ट होता था। तो फिर हमारी गवर्नमेंट समय समय पर ये सब कुछ देखते हुए अपनी चीजों को वो क्यों नहीं बदल रही थी इसके लिए, यानी बांग्लादेश के लिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, इसका सीधा आंसर ये है कि अगर आप कौन लोग पहले जो आपने बताया, तो आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद जो है कौन लोग भारत को राज कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्लांटेड थे, ये गांधी और नेहरू, यू नो, और जिन्ना, ये सारे लोग प्लांटेड थे। बिकॉज इस पर मेरी एक बड़ी रिसर्च आई है। ठीक है। हाँ, और उनको अब नेहरू को हम लोग उन्होंने अपना नाम रख दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, जब अभी एक आइडेंटिफिकेशन आई है कि हु इज जवाहरलाल नेहरू, तो जब उस पर बड़े ही, बिकॉज पूरी दुनिया में अब नेहरू टाइटल किसी कौम का नहीं है। खुद वो का तो उस पर तो मैंने भी पूरा पढ़ा है कि वो नहर से किस तरह से नहीं, वो है सब सारा। कुछ नहीं है, ये सब और बनाया ये हुआ कहाँ है। से निकला वो सर? और देखिए, जब कोई भी अगर कोई टाइटल कोई कैरी करता है फैमिली लिगेसी का, यू नो, तो या तो वो चाहे कोई हो, मिश्रा हो, लेकिन उसका ये बांग्लादेश में जो ये डिक्लाइन हुआ है इसका क्या? अब मैं वो बताने, वही मैं लिंक कर रहा हूँ कि हाउ इट इज कनेक्टेड, यू नो, साइकोलॉजिकली, एंड पूरी जो डिजाइन जो रची गई कैसे, यू नो। तो आप देखेंगे कि बेसिकली जब इस पर अभी नेशनल आर्काइव और लंदन आर्काइव्स के कई खाके जो पुरानी है जो देखा गया, तो नेहरू जी ने जब अपने बायोग्राफी में लिखा है कि हमारे पूर्वज कोतवाल थे, ये थे, वो थे, तो जो सन बता रहे हैं, जो ईस्वी बता रहे हैं, जो डेट बता रहे हैं, उसमें जो कोतवाल जो आता है वो कोई मुस्लिम था। ओके। हाँ, और इनका भी लीनिएज उन्हीं से आता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आप ये कह सकती है क्या हुआ, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आप एक देश को, इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कंसील कर रहे हैं जिस तरह अभी आपने देखा कि एक बुर्का वाली एक नीतीश कुमार जी जब उनके बुर्का हटाने गए तो वो नौकरी तो बिहार सरकार की ले रही है। उस पर उस मुद्दे पे हम अलग से चर्चा करेंगे, पहले इस वाले को आप कंप्लीट कीजिए। ये मैं इसलिए उससे कंपेयर कर दिया कि आइडेंटिटी कंसील कर कर आप सरकार को, भारत सरकार को इतने सालों से चला रहे हैं। आप मुस्लिम हैं लेकिन आपने अपने नाम में पंडित जोड़कर पंडित नेहरू, तो चलिए वो तो चले गए। उसके बाद इधर पिछले 20-30 साल की बात करते हैं कि उनके बाद में तो हमारी अब देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, तो ये इन लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उनकी लिगेसी जो आती है, श्रीमती इंदिरा गांधी आती है। ठीक है, उनका भी जो डिजाइन देखिए, नेहरू जी भी जब जाते हैं तो जब सोमनाथ मंदिर पर रिनोवेशन होता है तो वहाँ जो उस समय जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो राजेंद्र प्रसाद जी को रोका गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो सब सारी बात बताए। अब देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जी भी जाते हैं मजार पर बाबर के अफगानिस्तान में, फिर मिसेज गांधी भी जाती हैं बाबर के मजार पर अफगानिस्तान में, और अभी मिस्टर रावलपिंडी उर्फ मिस्टर राहुल गांधी वो भी गए, वो तो बीजेपी के नेता भी जाते हैं, आडवाणी भी गए पाकिस्तान, मेरी बात सुन लीजिए। अब जाए ठीक है, लेकिन अब कभी भी वो राम मंदिर पर नहीं गए, और उन्होंने वहां जाकर स्नान करने की उनकी तस्वीरें काफी वायरल हैं। मेरी बात सुनिए। अब वहां जाकर जो है मिसेस गांधी, एक बुक आई है आप पढ़ लीजिएगा, वन लाइफ इज नॉट एनफ,
और मिसेस गांधी, जो इंदिरा गांधी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे नटवरलाल जी, उन्होंने लिखा है, बायोग्राफी अपनी लिखी है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब मैं अफगानिस्तान में रात को 12 बजे मिसेस गांधी ने मुझे जगाया कि जाना है बाबर के कब्र पर। ठीक है। तो जब वहाँ गई तो उन्होंने सजदा करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी के साथ जो हमारा प्रॉमिस है मेरे पिता का और मेरा, ये लिखा हुआ है किताब में, आप पढ़ लेंगे। ठीक है। तो वो मैं अब तक पूरी नहीं कर पाई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। ठीक है, वो किसी के अपने विचार में भी कल को कुछ किताब में लिख सकते हो, इट्स ओके। नहीं, इट्स मतलब 100%, बिकॉज उस समय नटवर लाल जी फॉरेन मिनिस्टर थे और रात को 12 बजे साथ में उनको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ले गई और वो सजदा कर रही थी, बिकॉज बहुत क्लोज थे दोनों। तो वो पहले समझिए, मैं लिंक कर रहा हूँ। मैं अभी बांग्लादेश वाले मुद्दे पे मैं बांग्लादेश से जोड़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ उस ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करें। मैं उन्हीं से जोड़ रहा हूँ कि किस तरह से जो एक डिजाइन क्रिएट किया गया, नेफेरियस डिजाइन, कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और पूरी दुनिया को रादर से गुमराह में रखा गया कि हम पंडित हैं, हिंदू हैं, होकर भी हम जो है राम का और हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं और इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर जब उन्होंने जो है इसके स्ट्रेटेजिकली कैसे किया कि जब उन्होंने मिनिस्ट्री फॉर्म किया तो मिनिस्ट्री फॉर्म करने में जो एजुकेशन मिनिस्टर कैबिनेट का उन्होंने बनाया, वो एक अनपढ़ जाहिल आदमी अरब से, मक्का मदीना का था वो आदमी। कौन व्यक्ति? जो फर्स्ट जो आदमी यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी। आप उनको देख लीजिएगा, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ जन्म लिए, कैसे लिए। तो वो तो एक फ्रीडम फाइटर थे, ऑलरेडी काम कर रहे थे इन लोगों के साथ। अरे आप तो चेक तो करो उनकी रियलिटी, कौन है, हु इज दिस मैन, कहाँ से आए। अब आप 2 दिन आप आकर आप झंडा लहरा दो, जिंदाबाद कर दो और कहो कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से आए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, ये तो देखिए ना। फिर लगातार इन सेगमेंट, इन रो 5 बार मुसलमान ही जो है इस देश में, भारत देश में, नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, वो मुसलमान ही जो है कैबिनेट शिक्षा मंत्री बनते हैं। इसलिए भारत की जितनी संस्कृति, संतति और जो भी है सबको खत्म कर एनसीईआरटी के बुक्स में अकबर महान और डैट कहा गया, औरंगजेब महान। और मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी जो एक तैयारी जो है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि भारत को कैसे टुकड़े में बांटा जाए इस्लाम के मजहब के नाम पर, और मजहब के नाम पर बांटने के बाद जो है एक पार्ट लेने के बाद, देखिए पहले समझिए, जब बंटवारा हुआ मजहबी आधार पर और जब लास्ट में डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली की इशू जो आई, जिसमें लाखों हिंदुओं को धर्म पूछकर काट दिया गया, मार दिया गया, लाखों महिलाओं का रेप हुआ, हिंदू महिलाओं का। उसके बाद जो है बंटवारा जब इंश्योर्ड हुआ, तो जब बंटवारा मजहबी आधार पर 1947 में हुआ और इस आधार पर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बनाकर, जिन्ना ने कहा कि हम मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। कारण क्या कि हमारी खान पान, इबादत, तौर तरीका, पहनावा, ओढ़ावा सब कुछ अलग है, तो इनके साथ हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है भाई, आपको आपके पॉपुलेशन के अनुसार, जनगणना के अनुसार आपको जो है एक अलग राष्ट्र देश दे दिया गया, आपने उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया। और उसके बाद लेकिन जब सब कुछ हो गया, लेने के बाद, फिर रुपये पैसे रिसोर्सेज लेने के बाद जो अचानक क्या करते हैं नेहरू गांधी कि एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसको वहाँ रहना है उधर रह जाए, जिसको भारत में रहना है मुसलमानों को भारत में रह जाए, और जिन हिंदुओं को या
अन्य लोगों को बांग्लादेश या उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में रह जाए। ये क्या तरीका है भाई? सर ये सारी हाँ, चीजें अब ऑलरेडी देखिए हिंदुस्तानियों को पता है। अभी जो फिलहाल नहीं, हमारा ज्वलंत मुद्दा है वो मैं आपको बांग्लादेश का उससे है। अब मैं लिंक कर रहा अब हूँ। 20 मिनट तक बात करने के बाद हमें उस पर आ जाना चाहिए कि अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है वो बहुत ही बर्बर है, और हिंदुओं के लिए ही हम भारतीय उस पर चिंतित क्यों नहीं है? पिछले 20-30 साल में यहाँ पर अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। 10 साल मान लीजिए मनमोहन सरकार, मैं उसके तो यही पहले आपको वाजपेयी समझाने जी की रहे 5 कोशिश साल, कर रहा हूँ। और 10 साल मोदी जी। मैं क्यों इन तो लोगों ने उनके साथ इतने अच्छे रिश्ते रखे? क्यों उनको पैसे देते रहे? देखिए, क्यों उनको पालते रहे? और आज वो हम ही को, हमारे ही धर्म के लोगों को काट रहे हैं। सवाल ये है। सवाल ये है कि 70 सालों तक जो कांग्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा, 60 अराउंड, हाँ 60 के आसपास, तो उन्होंने एक जो सिस्टम बना दिया था। तो देखिए, भारत जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से चलता है। तो पहले तो उन्होंने एक सिस्टमेटिकली डिजाइन किया कि दोनों को मजबूत कर देना है, इकोनॉमिकली और कल्चरली, हर ढंग से, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को। ओके, बिकॉज बांग्लादेश वॉज प्रोडक्ट ऑफ सो कॉल्ड आयरन लेडी मिसेस गांधी। तो उन्होंने ऐसे भी बहुत मदद किया उसको हर ढंग से। अब ये जो बाकी की जो सरकार जो बाद में आई, जैसे आपने वाजपेयी की या मोदी, उनकी एक मजबूर, हाँ नहीं, मनमोहन तो वही कांग्रेस की सरकार लेकिन थी। ये 3 सरकारें रही हैं और सबका सेम समर्थन रहा है। मैं बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाकी जो वाजपेयी और हाँ, चलिए वो उनका एक मजबूरी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, एक पॉलिसी होता है कि नेबरहुड्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। बिकॉज बांग्लादेश आल्सो डिक्लेयर्ड एज ए सॉवरेन कंट्री, लाइक पाकिस्तान जैसे भारत एक सॉवरेन कंट्री है। हाँ, तो अब इसीलिए उस आधार पर उनको हेल्प मिलता रहा, डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। लेकिन भारत इस बात को अंदर ही अंदर फील कर रहा था कि जो एक अंडर करेंट ऑफ सोसाइटी है, वेदर इट इज, इसीलिए तो आपने देखा जो अंडर करेंट जब ब्लास्ट हुआ, आउटरेज हुआ, तो शेख हसीना जैसे जो महिला जो भारत से एक अच्छा रिलेशन बना कर रखना चाहते थे और हिंदुओं को थोड़ा भी प्रोटेक्शन देने, तो उनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। वो तो सब लाइमलाइट में है कि उनके साथ लूटपाट और सेना, तो उनके खानदान के साथ पहले भी होता रहा है। वहाँ पे वहाँ का और पाकिस्तान का तो वो कल्चर ही रहा है जो कि हिंदुस्तान का नहीं रहा है। चाहे जैसे लोगों के हाथ में भी हमारी सरकारें गई हों, हमारा देश इन सब चीजों से फिर भी बहुत ही फिल्टर रहा है। जी ठीक है, ठीक है। तो अब एक जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का जो एक सिस्टम है, आप देखिए क्या होता है। ये लोग पूरे जो है, जो सेकुलर स्टेट था उसको उन्होंने 2A जोड़कर जो है इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, प्योर इस्लामिक स्टेट। अब इस्लाम जो मतलब वे ऑफ वॉकिंग है वो कुरान से गाइड होता है, ठीक है। और कुरान जो है वो बेसिकली अभी जितनी भी कारनामे या वहशीपन दिखाया जा रहा है आपको बांग्लादेश में, वो कोई नई बात नहीं है, उसको तो होना ही था और आगे भी होता रहेगा, ये भी जान लीजिए, पूरी दुनिया में होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट उसका अपवाद है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं आऊंगा बाद में, अगर आप मुझे समय दे तो मैं कुछ रेफर दूँ। हाँ, कि किस तरह से जो है वो बेसिकली वही कह रहे हैं जो उनके कुरान ने उनको कहा है करने के लिए। थोड़ा सा इसको डिफाइन। हाँ, देखिए मैं आपको एक आयत पढ़ाता हूँ कुरान, अभी मैंने रिसर्च करके लाया आपके लिए। जी जी बिल्कुल। कि कुरान की आयत है सूरा 4 निशा आयत वर्सेस 56, जिसमें लिखा हुआ है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, हाँ, अनकरीबन हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों से बदल देंगे कि वो अजाब का मजा अच्छे से लें। बेशक अजाब क्या होता है? अजाब मतलब जो एक किसी को तड़पाना, हाँ मतलब हाँ उस तरह की कोई जो प्योरिटी क्या है, ले समथिंग क्या है, ले। बेशक अल्लाह हर चीज पर जबरदस्त है, हिकमत वाला है।
मतलब ऑल माइटी कैन डू एनीथिंग, समझे। तो इनको ये कहा गया है कि किस तरह से जो है अगर आप चाहें अल्लाह के, अगर कोई आदमी आपका कुरान के अनुसार नहीं चलता है तो आप किस कदर से जो है उसको मार सकते हैं, काट सकते हैं। कई ऐसे आयत है मेरे पास जिसमें साफ लिखा हुआ है कि रमजान महीने के बाद जो है आप घात लगाकर जो है उनको पकड़िए, मारिए, काटिए, लूटिए। तो मार काट क्यों नहीं कर पाते हैं? इस्लाम तो हमारे देश में भी फॉलो होता है, लेकिन हर साल आता है वो रमजान, और उसके बाद यहाँ तो मुस्लिम वो काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? यहाँ भी कितने इंसिडेंट होंगे? नहीं साल भर में आपको इंसिडेंट उठाइए, रमजान के बाद लोगों को मारा काटा गया हो, देश भर से कितने सुनिए, इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। रमजान मतलब इस्लाम में 3 तरह के स्टेज ऑफ इस्लामीकरण है। अच्छा। हाँ, एक स्टेज है जिसमें जब आपकी संख्या कम हो और अब जब आप कमजोर हो, हाँ, तब आप सबसे घुल मिल कर रहो। ओके। और सबकी बात ऐसा उनको महसूस करा दो कि हम आपके हैं और आप मेरे हैं। इसीलिए भाईचारा का कॉन्सेप्ट आया, गंगा जमनी तहजीब का कॉन्सेप्ट आया। ये लोग इसको अलतकिया कहते हैं। अच्छा। हाँ, कि अलतकिया का मतलब उनकी बात में बात मिलाकर चलो और अपना काम निकालते जाओ। ओके। उसके बाद जब आप को महसूस हो कि आप कुछ करने लायक हैं, कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति आ जाए, तब आप जो है अपने ईमान की बात करो, इस्लाम की बात करो, क्या वो उनकी कानून कायदा वाली एक बुक है, शरिया की बात करो, समझे ना। हालांकि शरिया सभी मुस्लिम नहीं मानते हैं, बहुत लिमिटेड हैं जो कि मानते हैं। हाँ, शरिया की बात करो और अपना ध्वज गाड़ने का कोशिश करो, कन्फ्लिक्ट में आओ। ओके। थर्ड, जब आप पूरी तरह से शक्तिवान हो जाए, आपकी पॉपुलेशन, इसलिए वो जो हमेशा जो है जिहाद की जो इस बात करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओ, 4 बीबी 40 बच्चे मिनिमम करो, उनका एक स्लोगन है। हाँ, तो वो पॉपुलेशन के आधार पर, खासकर जब से डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि प्रजातंत्र में जिनकी जितनी संख्या होती है उनकी उतनी भागीदारी हो जाती है, उनकी सरकार बन जाती है। तो उसी तरह इसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओ ताकि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में चल रही है। तो हमारी जो है डेमोक्रेसी के आधार पर ये जो है पूरी दुनिया में हम वोट डालकर अपने इस्लामिक राष्ट्र बना सकते हैं। और जो 56 देश जो पूरी दुनिया में जो बने हैं, इसी स्टाइल में उन्होंने बनाया है कि जहाँ भी गए, या तो अभी देखिए पूरी यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड का वही हाल है, अमेरिका का है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, अभी कई पूरे जो है सब जगह जो है ये तहलका मचा है कि शरिया लॉ लागू करो और वगैरह वगैरह। जापान और चाइना का तो हाल जान ही रही हैं। जापान में ये स्थिति है कि वहाँ पर लैंड की कमी है और जो वहाँ की जो वाटर है, बिकॉज ये लोग जमीन में जो मुर्दे गाड़ते हैं कब्र खोन कर, तो वहाँ पर कब्र कई वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है कंटेमिनेशन पाया गया वो। हाँ, और वो तो क्रिश्चियनिटी में भी सेम कल्चर है। हाँ, लेकिन जो वहाँ पर जापान का जो एक रिपोर्ट आया, मैं बता रहा हूँ कि वो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर जो है लाश को नीचे धरती के अंदर करने से बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा जो है वहाँ जापान में धरती की कमी है, लैंड कमी है, पॉसिटी ऑफ लैंड होने की वजह से जापान सरकार बोली कि हम आपको मुर्दे गाड़ने के लिए अलग से कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं दे सकते, इसको अगर कोई मर जाता है तो आप अपनी मूल धरती पर ले जाएं, अब अपने कल्चर के अनुसार जो करना है करें, वहाँ दफन कीजिए। तो सर वापस इस बांग्लादेश वाले इशू पर आते हैं कि जब किसी देश के नागरिकों की सुरक्षा खतरे में हो, तो फिर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं तो आपसे ये बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है बेसिकली
जो यूनाइटेड नेशंस ने जो उसको कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है उसके लिए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनएचआरसी है, दो है। तो यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जेनेवा कन्वेंशन इसको कहते हैं। ठीक है। तो जेनेवा कन्वेंशन लॉ में जो है ये जो 16 दिसंबर 1966 में ये बनाया गया था, जिसमें जो है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है वो, कि अगर आपके देश में किसी भी वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातीय उन्माद के आधार पर या अन्य किसी कारण से अगर आपके राइट्स को वायलेट किया जाता है या आपको किसी भी प्रकार से मतलब टॉर्चर किया जाता है या जेनोसाइड स्थिति में, जैसा भी तो जेनोसाइड की स्थिति आ गई है, दैट इज द एंड, यू नो। तो ऐसी स्थिति में जो है यूएनएचआरसी, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वो इंटरवीन करती है और इमीडिएट जो है ऐसे विक्टिम्स को, जो लोग प्रभावित है, यस, जो लोग प्रभावित है, विक्टिम्स है, उनको जो है शेल्टर मुहैया कराती है। तो अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है वो पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, ऐसे में इंटरवीन क्यों नहीं कर रही हैं इंटरनेशनल संस्थाएं? नहीं, मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दोनों ऑलरेडी अपना बयान जारी कर चुकी है। उन्होंने कई बार बांग्लादेश को इस इशू पर स्ट्रिक्ट उन्होंने, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी नहीं हुई है और भारत सरकार उस पर उस तरीके से दबाव भी नहीं बना पा रही है। ये बहुत दुखद है, यहाँ के लोगों में इस चीज को लेकर बहुत नाराजगी है। नहीं, मैं तो फिर आपको करेक्ट करना चाहूँगा यहाँ। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी करें आप। कि भारत सरकार ने कम से कम अब तक जो है इन्यूमरेबल नंबर ऑफ टाइम्स जो है उन्होंने उनको रिमाइंड कराया कि वहाँ जो है जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है, जो ह्यूमन राइट्स है माइनॉरिटीज़ का, इंक्लूडिंग हिंदू, समझे ना, उनको बड़े पैमाने पर ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, तो आप इसको कंट्रोल कीजिए। हाँ, लेकिन बांग्लादेश को ऐसा लगा जब शेख हसीना को उन्होंने अपनी सत्ता से हटा दिया, तो उनको लगा कि अमेरिका मेरे साथ है, और यूसुफ जो है एक का क्या कहा जाए, मतलब सबसे बड़ा मूर्ख और फ्रॉड है ये। हाँ, वो तो दिख रहा है। हाँ, बिकॉज उसको ये लगा कि मैं तो नोबेल पीस प्राइज विजेता हूँ अमेरिका के द्वारा, और डोनाल्ड ट्रंप मुझे आशीर्वाद दे दिए, पाकिस्तान का आशीर्वाद मिल गया, चाइना का आशीर्वाद मिल गया, तो अब तो मैं हीरो बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो अब तो मैं जो चाहूंगा करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इंडिया उनका पिताजी है, पॉप है, समझे। तो इंडिया जब पॉप है तो पिता को मालूम होता है कि बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए जब शरारत करता है। हाँ। तो जब पाकिस्तान ने भी शरारत किया था तो उसको कंट्रोल किया गया। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दैट, तो इनका भी ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी कल से ही जो है नाइट से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, और जो 5 स्टेट्स हैं जो भारत के, जिसमें जो बॉर्डर्स लाइन है बांग्लादेश और भारत का, उसमें जितने भी आपको वहाँ पर वीज़ा के से रिलेटेड जो चेकिंग सेंटर्स होते हैं, और वो सारे को जो है वहाँ पर चेकिंग स्पॉट पॉइंट्स होते हैं, यू नो, वो सारे को जो है बंद कर दिया गया है। और बंद चेक पोस्ट जिसको कहते हैं, हाँ, तो उसमें 15 चेक पोस्ट को जो है कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, जिसमें 5 चेक पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया है, यू नो, बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, मतलब उड़ा दिया गया उसको, हाँ, उड़ा दिया गया है। और हमारी सेना जो है 21 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर जा चुकी है। लेकिन इस बारे में कुछ आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं है।
नहीं, आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन अच्छा। मैं इंटरनली मैं जुड़ा हुआ हूँ, जी जी तो ठीक इसीलिए है मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है 21 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज जो है बांग्लादेश के अंदर जो है, जो चिकन नेक पॉइंट है, हाँ हाँ समझे ना, जहाँ पर सरगिल इमाम ने भी कहा था कि हम चिकन नेक पॉइंट को काट देंगे। हाँ तो अभी जो 15 जो चेक पोस्ट हैं, जिसमें 5 चेक पोस्ट को जो है उसको पूर्ण रूप से जो हटा दिया गया है, हाँ ब्लास्ट कर कर ख़त्म ठीक कर दिया ठीक गया है है, और बाकी चेक पोस्ट जितने भी है सबको बंद कर दिया गया है। ओके और आर्मी जो है, हाँ और जितने भी हमारे युद्धपोत और मिसाइल्स सारे जो है वहाँ तैयार हैं। और बांग्लादेश की आर्मी कल तक जो ये कह रही थी, भारत को बार बार धमकी दे रही थी कि भारत का हम मजा चखा देंगे, भारत को नाको चने दबा चबा देंगे, हाँ, हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ अमेरिका है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, सब हमारा साथ दे रहा है, पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी बातें। बिल्कुल और उसी के रिएक्शन में उनके जो नागरिक थे उनको लगा कि हम तो हीरो बन गए हाँ जी, हाँ मसल, ताकत आती है ना, फिर हाँ, जनता को भी फिर ताकत आ जाती है। हम तो वो मसल फ्लेक्स करना, दीपू जैसे बेचारे इनोसेंट एक दलित बच्चे को उन्होंने क्या किया, उसी स्टाइल में मतलब मार पीट कर और टांग कर, और आग लगा, जिंदा लगा दिया उनको, बिकॉज उनके आयत में तो यही लिखा है ना कुरान में कि जला कर खाल में वो नए खाल हम देंगे। तो ये सारी चीज जो है वो जो कुरान के डायरेक्शन जो विभिन्न वर्सेस में है उसके अनुसार उन्होंने कहा, तो ऐसा होगा तो हमें जो लोग इसमें भाग लेंगे इस जिहाद में, उनको सबको 72 हुरे मिलेंगे, ठीक है ना। जी तो वो 72 हूर का जो इनका सपना है, तो कॉन्सेप्ट अब है। सवाल ये है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्होंने अब तक जो है, जब से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भारत में इन्वेजन हुआ है, अभी एक बुक आई है, अमेरिकन राइटर की बुक है, अच्छा उन्होंने अपने बुक को कई जगह प्रेजेंट किया है, क्या है इंक्लूडिंग नाम, क्या बुक? सिविलाइजेशन के है, इंडियन हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर वो बुक अच्छा है। अच्छा तो उसमें उन्होंने रिसर्च बेस्ड थ्योरी, मतलब उनका इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा कि अब तक 10 करोड़ हिंदुओं का, सनातनियों का जेनोसाइड जो है इस्लामिक लोगों ने किया है। कहाँ पे, किन किन कंट्री की वो मेंशन कर रहे हैं? नहीं, पूरे मतलब पूरे मैंने धरती पर जहाँ जहाँ हिंदू जिस जिस रूप में गए, उन्होंने एक डाटा दिया है। आप ओके कहेंगे कौन तो है, मैं राइटर कौन है? मेरा अमेज़न से मैं मंगा लूंगी बुक। अमेरिकन राइटर है, आप गूगल कर कर देख लीजिएगा। बुक का नाम या कुछ पता चल जाए तो मैं उसको मुझे मंगाऊंगी। अभी याद नहीं रहा, मैं अच्छा अभी अच्छा रिसेंटली मैंने देखा था, ठीक मैं रिकलेक्ट कर कर बताऊंगा आपको। जी ठीक है तो लेकिन मैं उसकी सार बता रहा हूँ, उस बुक में जो लिखा हुआ है कि 10 करोड़ जो है हिंदुओं का, सनातनियों का, इस्लामिक लोगों ने अभी तक जेनोसाइड किया हमारा है। यानी इसका मतलब ये सीधा समझ लीजिए कि दुनिया में लोग कहते थे कि हिटलर जो है ज़्यादा क्रूएल था, और हिटलर ने जो है एक साथ जो है 10 लाख लोगों को मार डाला। गैस चेम्बर में डालकर यहूदियों का सर्व किया। लेकिन अब तो 10 लाख और 10 करोड़ में तो बहुत फर्क है भाई। बिल्कुल खैर उसका उन्होंने कोई आधार दिया होगा, उसको देखा जाएगा क्या आधार है। अगर ऐसा है तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट को भी जरूर सोचना चाहिए, उन मुद्दों को और आंकड़ों को देखना चाहिए कि क्या है, उन्होंने आधार क्या दिया है। खैर बांग्लादेश वाले मुद्दे पर अगर हम थोड़ा सा वापस लौटें, तो भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री को फिलहाल जो चल रहा है बांग्लादेश में, उसमें लीगल, डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर क्या करना चाहिए? नहीं, लीगल, डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन ये सब जितने काम हैं पहले उन्होंने भारत जो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन वहाँ जो जितनी भी वायलेंस का जो मोड है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वो है, लेकिन जिस समय तो उन्होंने सरकार बदली, देखिए, जब स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगर होगा तो आप अपनी बात को कितना भी कहिएगा, कितना भी पत्र लिख दीजिए, कितना भी कुछ
कोई चिट्ठी यूएन से आ जाए या भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का चला जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम का चला जाए, पीएमओ से चला जाए, उनके मतलब सर में कुछ घुसने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पानी और बाकी चीजों पर जो बैन लगाने की बात थी, बाकी जितने भी मुद्दे थे उनको जो इस तरह से हाईलाइट किया गया, उन पर बैन लगाया गया, उस तरीके से हम बांग्लादेश को लेकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको क्यों हम पाल रहे हैं अपने पैसे पे और अपने ऐड पे? नहीं, वो पुरानी कहानी हो गई। अभी मात्र जब तक ये दीपू इशू और बिकॉज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3000 वायलेंस जो है जिसको ऑलरेडी डिपिक्टेड हो चुका है, प्रोजेक्टेड हो चुका है, घटनाएं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो चुकी है, जिसमें हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है, कई सांस्कृतिक केंद्र जो थे हिंदुओं के उनको जो आग लगा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और लाखों लाख हिंदुओं का बुरा किया गया है, महिलाओं को किया गया और जिंदा मारा और जलाया गया है, महिलाओं, युवकों और बच्चों को। अभी एक छोटी 13 साल की बच्ची के साथ भी घटना तो मुद्दा फिर आके वहीं रुक रहा है कि फिर कब तक हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से खेलते रहेंगे? क्यों हम हार्श तरीके से पेश नहीं आ रहे? नहीं, भारत ने हार्श तरीके से पेशगी कर चुकी है, 2 दिन पहले ही कर चुकी है। आपको पता नहीं, अभी पूर्ण रूप से जो है न्यूज़ में नहीं आया है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो ऑलरेडी तैयार है, बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। सारे जो सीलबंद जितने भी आपको जो चेक पोस्ट थे सबको बंद कर दिया गया है, कुछ पोस्ट को उड़ा भी दिया गया है, और हमारी भारतीय सेना जो है बांग्लादेश के अंदर 21 किलोमीटर तक एंटर कर चुकी है, 21 किलोमीटर चिकन पोस्ट के। बिकॉज अभी उन्होंने क्या किया था कि कुछ जो फंडामेंटलिस्ट थे, जिहादी थे, जिसमें आपको मदरसा के बच्चे थे, वहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, जमायते उल इस्लामिक और कई इनके जो और नेशनल बांग्लादेश पार्टी एंड ऑल दैट, कई इनके सबों को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया गया था। वो सारे लोग जो हैं सब चिकन पोस्ट को जो है वहाँ पर कब्जा करने के लिए पहुँचे हुए थे। तो उसी समय जो है सरकार ने एक्शन की सारी जो है मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर ली थी, बिकॉज इसमें चाइना का इंटरेस्ट है। चाइना चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है बिल्कुल जो अलग हो जाए और ताकि हम उस पर कब्जा कर लें। हाँ, तो इसलिए इसमें जो इंटरनल जो भारत की ओर से जो उनको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है चाइना को या पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, जो हमारी जो विपक्ष है लेड बाय राहुल विंसी उर्फ मिस्टर राहुल गांधी, समझे, वो उनको सारे जो हैं, आप देखिएगा कि हमेशा राहुल गांधी एक तो मतलब पार्लियामेंट में बहस होने नहीं देते या सही मुद्दों पर बहस नहीं करते, और जब बहस का बात आता है तो वॉकआउट करते हैं, और हमेशा जो है सरकार को कभी मोदी चोर तो कभी इलेक्शन कमीशन चोर तो कभी तो उससे इसका क्या रिलेशन? नहीं, कमीशन इससे रिलेशन ये है कि आप अपोजिशन में बैठे हैं तो सार्थक बात कीजिए ना, देश को आगे बढ़ाने की। आप देश की आप चाहते ही नहीं हो कि देश में कोई काम हो या कोई बिल पास हो या कोई ऐसा हो, सुरक्षा अगर प्रॉब्लम है तो सुरक्षा। लेकिन ये गवर्नमेंट तो बिना डिस्कशन के भी बिल पास कर लेती है, तो उससे उसको कोई खास फर्क आपको तो मालूम नहीं है, बिना डिस्कशन की बात आप कर रही हैं। जैसे अब मेरी बात सुनिए, आपने जो किसानों वाला था या उस तरह के और भी कई बिल थे जो हुए, हालांकि वो बाद में वापस लिए गए, लेकिन उस समय वो हुए थे। किसान बिल तो भारत की तकदीर बदल देता किसानों। हाँ, लेकिन वो बिना डिस्कशन के हुआ। नहीं, डिस्कशन तो हुआ था, लेकिन आप डिस्कशन करने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज आपके मनसा में है कि अगर डिस्कशन हो जाएगा तो बिल पास हो जाएगा। इसीलिए ऐसा, बिकॉज देखिए एक मिस्टर जॉर्ज सोरेस का नाम आप सुनी होंगे। हाँ, पता है। ओपन सोसाइटी चलाते हैं। हाँ, तो ओपन सोसाइटी चलाते हैं अमेरिका में बैठकर। उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है मिसेस सोनिया गांधी हैं। हाँ, और पूरा पैसा बड़े पैमाने पर इनफ्लो किया जाता है
कई ऐसे एजेंसीज हैं जो CIA के द्वारा ऑपरेट है और या तरह का कि देश में सारे डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, मीडिया में जो बैठे हुए हैं या फिर जुडिशरी में बैठे हुए हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट बनकर बैठे हुए हैं या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनकर बैठे हुए हैं या डॉक्टर इंजीनियर या किसी भी भेष में बैठे हुए हैं, समझे ना, वो सारा बड़े पैमाने से खान मार्केट गैंग बैठा हुआ है और हाँ, चारों वो सब तरफ concept वो सुना हुआ है हाँ सारा। जब सुना हुआ है तो जानिए ये जो बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा है तो उन्हीं पर खर्च हो रहा है कि देश में उन्माद फैलना ही चाहिए। और बार बार जो राहुल गांधी यहाँ से जो विदेश भागते हैं और अपने जेट सिक्योरिटी को बताते भी नहीं हैं, अब अचानक निकल गए, तो उनका जो काम होता है रिपोर्ट करना कि हमने जो है ये काम अब तक कर दिया है, ये पार्लियामेंट नहीं चलने दिया तो हमने मोदी को चोर कह दिया, तो इलेक्शन कमीशन को चोर कह दिया, तो हमने पूरे देश में उन्माद फैला दिया है, तो हम जो एक तरफ भारत जो है कास्ट राइट्स को, कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट सिस्टम है उसको सर्वे जो जनगणना वगैरह की बात। नहीं खत्म करने की हम लोग कोशिश अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं कि कास्ट को उन्माद फैलाओ। हाँ, लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी मान लिया, ये भी मुझे आश्चर्य लगा कि क्यों आप उनकी बातों को मान सवाल रहे हैं? ये है उस कि आधार पर जनगणना क्यों आप करना चाह रहे हैं? सवाल ये है कि सरकार को आगे बढ़ना है। सरकार तो इन्होंने तो कह दिया कि भाई SIR नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसको लेके कुछ ज्यादा ही तमाशा हो गया। SIR जो है बिल्कुल जो है कभी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जो वहाँ बिहार सरकार ने, बिहार में जो हो रहा था इलेक्शन के पहले, तो उन्होंने गलत हुआ, तो क्यों नहीं पूरे देश में, तो उन्होंने पूरे देश में SIR इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब पूरे देश में SIR इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर भी उनको प्रॉब्लम है कि भाई क्यों पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में वहाँ 65 लाख लोगों को डिलीट किया गया जो मरे हुए या डबल ट्रिपल नाम थे एंड ऑल दैट। अब यहाँ जो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कितना हुआ, 13 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनके माँ बाप का नाम एक ही है। हाँ, ये तो खुद वो भी अपने मंचों से ये सब बता रहे हैं, अलग अलग ये सारी रिपोर्ट्स। अब नहीं, अब एक तरफ SIR नहीं हो और जब SIR होता है तो जो बांग्लादेश से घुसपैठी या म्यांमार से आए या रोहिंग्या या व्हाट्सएवर जो विदेशी जो बिना परमिशन के भारत में रहकर जो कागजात, डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, पासपोर्ट एंड ऑल दैट आपने बना लिया चोरी चुपके से, वो सारे जो 13 लाख लोग जो है ऐसे पाए जिनका पिता और माता दोनों का एक ही नाम है। कुछ देर पहले इसी को लेके आपसे थोड़ी चर्चा भी हो रही थी। लास्ट सवाल मेरा वही, क्योंकि 1 घंटा लगभग होने वाला है इस मुद्दे पर हमारा। जो वो बुर्के वाली प्रॉब्लम चल रही है, बिहार में जो मुख्यमंत्री ने एक महिला का वो नकाब हटा दिया, उसको लेके जो देश भर में हंगामा मचा हुआ है, उसके पीछे भी आप कुछ बता रहे थे कि उस महिला की भी आइडेंटिटी लगभग कुछ वैसी ही थी। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नहीं, मैं वही कहने जा रहा था कि लाइक 91 में उस महिला के दादा या पिता आए, वेस्ट बंगाल में आए, कलकत्ता में, और वही उस समय लेफ्ट की सरकार थी। बाद में ममता जी की सरकार आई और ममता जी ने उस इशू पर ये पार्लियामेंट में, असेंबली में और मीडिया में और जनता को ये प्रॉमिस किया कि बंगाल में जो है बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और का जो है इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिए हो गए हैं, तो उनको हटाना है। और जो भारत है और वेस्ट बंगाल के जो ओरिजिनल मुस्लिम है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सबको उनको हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए, न कि घुसपैठियों की। सवाल इसी इशू पर ममता बनर्जी जो है आई अपने मतलब बंगाल में राज की, TMC बनाकर। और जब उन्होंने देखा कि हिंदुओं का जो मत होता है अलग अलग सेगमेंट में पड़ता है, लेकिन इतने बड़े इन्फ्लक्स ऑफ जो एक रिलीजन है उनका, हाँ, जो नहीं, जो इन्वेडर्स है, जो इंट्रूडर्स है, जो घुसपैठिए हैं, समझे ना, उनको अगर हम सबको अपने तरफ से एक कार्ड बना दें और उनके एक एक सेगमेंट के लीडर को से एक उन्होंने निगोशिएशन कर लिया कि तुम जितना चाहते हो तो धरती सुरंग बना कर लाओ या पानी को तैर कर लाओ या जैसे भी हो, तो
अरबों खरबों पैसे खर्च कर उन्होंने उनको बनाया। और एक समय था कि एक कोई मुस्लिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे, तो उनका बड़ा आशीर्वाद रहा वहाँ बंगाल में। और वहाँ पर जितने भी घुसपैठिए आए, उन घुसपैठियों को सारा कागजात तैयार कराने के बाद, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, कराने के बाद, उनकी आइडेंटिटी बनवाने के बाद, उनको सर्टिफाइड करने के बाद जो है पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में भेज दिया गया। तो आप ये जो बता रहे हैं, जो आप जो ममता दीदी ने किया है, तो बहुत खतरनाक है फिर तो। बहुत खतरनाक है, देशद्रोही वाला काम सारा कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी हो या ममता जी हो या अखिलेश जी हो या स्टालिन हो, ये सारे लोग मिलकर जो है देश को, इनका जो नारा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये सारा उसी मॉडल पर सारे काम कर रहे हैं, समझे। और पूरा जो नेफेरियस डिजाइन है, अभी देखिए इनका जो मिस्टर गौरव गोगोई का नाम सुनी होंगी, वो जो डिप्टी लीडर हैं राहुल के साथ, जो है मिस्टर राहुल गांधी के साथ, और डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में। उनकी जो वाइफ है विदेश मूल की हैं, और वो आईएसआई से जुड़ी हुई हैं। इसका क्या सबूत है? अरे वहीं रहती है, उनकी ऑफिस है, आईएसआई की ऑफिस है। आपको लगता है थोड़ा सा इस पर अध्ययन करना चाहिए था। वो तो खुद उनका पूरा बायोडाटा में आईएसआई लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, आप देखिए। ये गौरव गोगोई की पत्नी है। अच्छा। और कहाँ रहती हैं वो? पाकिस्तान में रहती है। पाकिस्तान में। और पूरा साउथ एशिया को ऑपरेट करती है। अच्छा, पूरा, हाँ, की तरफ से। हाँ। और बराबर मिस्टर गौरव गोगोई जो है इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं। अच्छा। हाँ। इसके भी रिकॉर्ड है? सारा रिकॉर्ड है, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आप, समझे ना, कि गौरव गोगोई वाइफ्स रियलिटी और द व्हाट्सएवर आप गूगल पर टाइप करो। तो अब सवाल ये है कि अगर आप एक तरफ आईएसआई पूरा जो नेफेरियस डिजाइन, सिनिस्टर डिजाइन जो भारत के खिलाफ कर रहा है, सारे पाकिस्तान, चाइना और ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और आप जो है उसी लोग से, जो आईएसआई का जो मूल एजेंट बैठा हुआ है, उससे आप दोस्ती बना लिए, हॉबनॉब कर रहे हैं। तब तो ये अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक है। हाँ, और आपके इसके पहले जो है, मैंने अब तक सुना, आप भी सुनी होंगी या दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि दो देश के बीच समझौता होता है ना। लेकिन आप ऑपोजिशन पार्टी में देश में बैठे हुए हैं, और आप चाइना में जाकर चाइनीज पीपुल्स पार्टी से जो है आप समझौता करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से जाकर, कि भारत से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की हो या लेन देन की हो, जिस भी हो, वो सारा चीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसका क्या रिकॉर्ड है? अरे तो आप लगता है वो थोड़ा रिसर्च करो। इस पर कभी कांग्रेस ने इस पर हामी नहीं भरी है वो। अरे ये तो सारा चीज ऑन रिकॉर्ड है, फोटोज है, सोनिया जी बैठी है, राहुल बैठी है। आरोप नहीं है, रियलिटी है। देखिए, तो अगर हामी नहीं भरना तो उसको नकार कर उसको तो कहे कि नहीं है, मेरा पिक्चर नहीं है इस डेट में, मैं वो तो सारा डेट में वो चाइना ये लोग जाकर वहाँ नेगोशिएशन किए हैं, एग्रीमेंट हुआ है, तो प्रोटेस्ट तो करे। तो उस पर भारत सरकार ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? अगर इनको इतना बड़ा प्रूफ कोई मिल गया है तो कार्रवाई करनी चाहिए। वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? तो अब सवाल तो वही तो भारत सरकार से पूछिए, मैं नहीं बता सकता। मैं पूछ रही हूं, सरकार से ही पूछ रही हूं कि भाई ये जो है क्या तमाशा बना रखा है देश। तो दोनों मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। कि एक जाके उसको सिक्योरिटी की सारी चीजें प्रोवाइड करने के वादे कर रहा है, दूसरा उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं तो आपको शुरू में ही बोला ना कि राहुल, राइट फ्रॉम नेहरू टू राहुल, ये पूरा जो नेफेरियस डिजाइन जो रचा गया है, भारत के इस्लामीकरण का रचा गया है। और राहुल भी जाकर वहाँ पर अफगानिस्तान गए, और वहाँ पर बाबर के मज़ार पर जो है उन्होंने प्रॉमिस कहा कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा जी भी बाबर के मज़ार पर अफगानिस्तान गई, वो जो वन लाइफ, नेहरू जी भी गए। लेकिन ये लोगों ने कभी सोमनाथ नहीं गए, कभी ये जो है राम मंदिर नहीं गए। आप देखिए, और इनका जितना भी देखिए बकबोर्ड, जब भारत और पाकिस्तान मजहबी आधार पर अलग हो गया, तो फिर यहाँ बकबोर्ड की क्या बात हो रही है भाई?
आपने सब कुछ बांटकर उतना जमीन ले लिया वक्फ ना। बोर्ड का तो एक है बहुत हाँ, बड़ा मसला नहीं है, और उस मसला पर नहीं बात है, होनी चाहिए। अभी भी तो उसका तो इशू ही खत्म हो गया जब मजहब के आधार पर यहाँ कोई एंटिटी रहनी ही नहीं चाहिए इस्लाम की, जब इस्लाम के नाम पर आपने सब कुछ ले लिया। खैर उसमें तो खैर अभी चेंजेस हुए हैं, मौजूदा गवर्नमेंट ने उस पर काम किया है, भले नहीं कोई मौजूदा, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में था उस दिन, हाँ। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास वक्फ बोर्ड की जितनी भी 45 लाख एकड़ जमीन की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसका आप डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर लोड कीजिए। हाँ, वेबसाइट पर लोड कीजिए आप। तो जब ये कोर्ट से पास हो गया, इसके लिए 6 मंथ्स टाइम दिया गया कि आपके पास जितने भी जिन सारे को वेबसाइट पर लोड कीजिए। तो लोड करने पर कितने लोड हुए? मात्र 30%। वो तो बहुत बड़ा घपला है। 70% लोगों के पास कोई कागजात ही नहीं है। क्यों नहीं कागजात है? बिकॉज कांग्रेस गवर्नमेंट जब आया, हाँ, तो उस समय उन्होंने एक स्लोगन दिया कि जो जमीन सरकारी है वह वक्फ बोर्ड कहता था वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, हाँ, वो जमीन हमारी है, ये लोग कहते। उन्होंने जबरदस्ती उस पर मकान बना लिया, और लोकल जो उनके कांग्रेस के जमाने में जो उनके लोग होते थे, पैसे रुपये इन्फ्लुएंस कर कर वो सारा चीज डॉक्यूमेंट क्रिएट आखिरी अब से छोटा सा, चूंकि समय का वो थोड़ा 1 घंटा से ज्यादा हो गया, एक आखिरी उन लोगों के लिए, भारत की उस जनता के लिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है कि बांग्लादेश में जो चीज हुई है और जो अभी भी वहाँ माहौल है, उसको लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, एक छोटा सा इस पर। सरकार पहले सोच रही थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो यूनुस गवर्नमेंट अपने दिमाग से, उनको लगा था कि चाइना मेरे साथ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मेरे साथ हैं वगैरह वगैरह, पूरा पाकिस्तान एंड ऑल दैट, यूरोपियन यूनियन, सब मैं नोबेल पीस प्राइज विजेता हूँ, सब मेरे चरणों में आकर दंडमस्तक करेंगे और इंडिया को स्वाहा कर देंगे, हिंदुओं को भगा देंगे वगैरह। लेकिन उल्टा पड़ गया। आज की तारीख में लेटेस्ट ये है कि भारत सरकार ऑलरेडी इंटरवीन कर चुकी है और 21 किलोमीटर अंदर जा चुकी है बांग्लादेश में, और जितने भी चेक पोस्ट थे सबको सील्ड कर दिया गया है। और थोड़े ही समय में आप पाइएगा कि बांग्लादेश जो है या तो माफ़ी मांगे या इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने कहा था कि इट्स टू मच, और बांग्लादेश अगर माइनॉरिटीज़ हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाएगा तो अमेरिका भी एक्शन लेगा। यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया कि माइनॉरिटीज़ की रक्षा के सवाल पर कि ये इज टू मच, और हम भारत जो भी स्टैंड लेगा हम उसके साथ हैं। और भारत ने, हाँ, भारत जो है अंदर तक जा चुकी है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, इंटरनल सिक्योरिटी को भी सर्च कर दिया गया। और आज की तारीख में जो यहाँ यूनाइटेड नेशंस और बांग्लादेश एम्बेसी जो है भारत में, वहाँ पर बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद एंड ऑल दैट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में जमावड़ा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि या तो बांग्लादेश रास्ते पर आएगा, या नहीं तो मरने के लिए, खत्म होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए तैयार हो जाए। बिकॉज पुत्र जब बहक जाए तो पिता को कान ऐंठना भी आता है। बिल्कुल। आपने क्या क्या मुख्य रूप से काम किया है, बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। मूल रूप से तो मैं लीगल जो वर्क्स है ह्यूमन राइट्स का और अन्य तरह के लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं और ह्यूमन राइट्स उनके तहत क्या क्या इंश्योर किया जा सकता है, राइट विद डिग्निटी कैसे रहना है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कैसे इंश्योर किया जाए। जहाँ भी आपके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं वहाँ हमारी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद दिलाती है। इसके अलावा जो है मैं बड़े पैमाने पर पीस इंश्योर करने का, इंटरनेशनल पीस पर काफ़ी काम करता हूँ। और इंटरनेशनल पीस में जब नेपाल में भी जो माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई थी तो उस दौरान हमने इंटरवीन किया था, और यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पीस कीपिंग फोर्स से मिलकर जो है
हम लोगों ने वहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन किया था जी। और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए उसमें हमारी एक योगदान रही थी। और उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई और उनको रीइंस्टेट किया गया महेंद्र चौधरी को एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर बाद में जब महेंद्र चौधरी जी जब भारत आए थे तो मुझे ढूंढ रहे थे बिकॉज ये सारे अखबारों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भारत से बाहर था। अच्छा। तो इस तरह की कई जो है फिर मैंने कई ऐसे थीम बेस्ड वर्ल्ड वाइड पार्क बनाए हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स गार्डन हो गया, जैसे थाने में ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स गार्डन का कॉन्सेप्ट मैंने लाया। जुडिशरी में हमने जुडिशियल जस्टिस कैसे लोगों को इम्पार्ट हो, जुडिशियल गार्डन जैसे ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ऑल दैट में आप जाएंगे तो लगेगा कि मछली बाजार की तरह प्रॉब्लम है, सिस्टम ऐसा ऑपरेट करता है। तो हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया था कि उसको डिज़ाइन कर कर जुडिशियल जस्टिस गार्डन बनाया जाए, संविधान गार्डन बनाए, ह्यूमन राइट्स गार्डन बनाए, जुडिशियल जस्टिस गार्डन बनवाए। फिर जैसे अस्पतालों में लोग जाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो वहाँ जो है हेल्थ गार्डन का कॉन्सेप्ट कि हाउ यू कैन ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो एट द वेरी एंट्रेंस सारी फैसिलिटीज हो। इस तरह के हर एक क्षेत्र में पहले हमने जब 21वीं सदी स्टार्ट हुई थी तो मैंने अपने घर से, बिकॉज मेरा घर बहुत ही बड़ा है, पैलेसियल घर है हमारा बिहार में, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बड़ा गार्डन भी है पीछे। तो वहाँ पर हमने कहा कि दूसरों को भाषण देने से पहले अपने घर में मैं शुरू करता हूँ। तो हमने वहाँ पर ये बनाया 21st सेंचुरी ह्यूमनिस्टिक गार्डन बनाया, जिसमें हमने कहा कि एंटी टेररिस्ट एंड न्यूक्लियर पीस गार्डन, बिकॉज उस समय वाजपेयी सरकार का पोखरण टेस्ट वगैरह भी हुआ था। इस तरह से कई प्रोटेस्ट चल रहे थे, वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर पीस एंड आर्सलेंस एंड डिप्लोमेटिक कई बातें चल रही थी। और इसमें तो 90s से पूरे चल रहा है। तो हमने टेररिज्म को समझने, इसका जो इश्यूज है और आम आदमी की भागीदारी से कैसे इसको खत्म किया जाए, स्कैटल किया जाए, उस पर भी काफी काम किया। तो इस तरह के कई जो अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है, काफी अच्छे सारे फील्ड में, कई फील्ड में आपके काफी अच्छे योगदान देश को रहा है। चलिए, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत अहम जानकारियां आपने दी। और जो मेरा क्रॉस क्वेश्चन होता है बस इसीलिए कि जनता के दिमाग में अगर कुछ आ रहा हो तो वो मेरा काम नहीं, है। मेरे पास तो बहुत सारे, आपके पास समय अगर हो तो फिर मैं आकर कुछ बड़ी और एक्सप्लोर एक्चुअली आपका कहीं और दूसरे चैनल में लाइव है तो इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक आगे भी हम और शो रखेंगे क्योंकि मेरे बहुत सवाल हैं जो कि हम जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, या चूंकि अभी इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश को लेकर के, तो इस पर बात करना बहुत जरूरी था। आगे हम अपने कानून व्यवस्था और उसको लेकर के एक और एपिसोड करेंगे और आपसे अहम जानकारियां लेंगे। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।